आज कोलकाता की सड़कों पर ऐसा तमाशा चला जिसकी गूंज दिल्ली तक सुनाई पड़ी। जिस आईपैक ने कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए कैंपेन डिजाइन किया था और अब जो ममता बनर्जी की टीएमसी पार्टी के लिए कैंपेन करती है, उसी के ऑफिस पर ईडी की रेड पड़ी। डिफेंड करने आई ममता बनर्जी, निशाने पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बयानों पर बयान और जो ईडी सबके ऊपर मुकदमा चलवाती है उसी के खिलाफ शिकायत और मुकदमेबाजी की बातें। ईडी ने छापेमारी के लिए किस कथित कोयला घोटाले का नाम लिया, बदले में टीएमसी ने क्या आरोप लगाए, किस तरह के दृश्य सामने आए, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से ठीक पहले इस पूरे घटनाक्रम के क्या मायने निकाले जा रहे हैं, आज के शो में इसी पर विस्तार से बात करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप की बात भी करेंगे। अपनी चौड़ में ऐठे हुए डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ का ट्रम्पेट बजाते हुए अमेरिकी सदन पहुंचे हैं, रूस के नाम पर ऐसा बिल लेकर के जो रूस से करीबी रखने वाले हर देश के नाम पर लंबा चौड़ा बिल फाड़ेगा। 500% टैरिफ की नई धमकी, प्लान है या शगुफा, जानने की कोशिश करेंगे। जिक्र आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई का भी होगा। नमस्ते, अपने कुलदीप और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी ललन टॉप शो। Brought to you by गोल्डी मसाले। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता 8 जनवरी को ड्रामा स्टेज में बदल गई। एक तरफ थी रेड मारती हुई ईडी टीम्स और दूसरी तरफ टीएमसी की सर्वे सर्वा और सूबे की मुखिया ममता बनर्जी। डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन, जमकर बयानबाजी हुई, पूरे दिन पारा चढ़ा रहा। ये सब तब जब पश्चिम बंगाल चुनाव लगभग सिर पर आ गए हैं। क्रोनोलॉजी ऐसी कि ईडी ने कोलकाता और विधाननगर में कई जगहों पर रेड मारी। मेन टारगेट रहा इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी यानी आईपैक का सॉल्ट लेक स्थित ऑफिस और इसके डायरेक्टर प्रतीक जैन का सेंट्रल कोलकाता वाला घर। आईपैक से प्रशांत किशोर का नाम भी याद आया होगा आपको, दिमागी बुकमार्क कर लीजिए। फिलहाल प्रतीक जैन पर फोकस करिए जो टीएमसी के आईटी सेल हेड भी हैं। ईडी की तरफ से कहा गया कि ये रेड्स, ये छापे एक मनी लॉन्ड्रिंग केस के सिलसिले में हुए और ये केस जुड़ा है अवैध कोयला खनन से। ईडी का कहना है कि इस कथित कोल स्कैम से जो पैसा बना उसका कुछ हिस्सा टीएमसी के इलेक्शन कैंपेन्स में गया और इस प्रकार ये आईपैक को डाइवर्ट किया गया। इस मामले में ईडी ने पहले भी टीएमसी के महासचिव अभिषेक बनर्जी से पूछताछ की थी। आगे बढ़ने से पहले इस मामले में के बारे में भी आपको ब्रीफ में बता देते हैं। सीबीआई ने साल 2020 में ये केस दर्ज किया था। आरोप लगाया कि आसनसोल और उसके आसपास के इलाकों में कोयला खदानों से करोड़ों रुपयों का घोटाला हुआ। स्थानीय कोयला व्यापारी अनूप मांझी उर्फ लाला को मुख्य आरोपी बनाया। लाला के कनेक्शन जोड़े गए टीएमसी से। आरोप है कि अनूप मांझी और उनके साथियों ने मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए पैसा गोवा भेजा, जिसका इस्तेमाल 2022 के विधानसभा चुनाव में टीएमसी कैंपेन के लिए हुआ। तो इसी केस के बैकड्रॉप में ईडी की रेड हुई और वहीं से शुरू हुआ ये टकराव। जैसे ही रेड की खबर मिली, ममता बनर्जी खुद प्रतीक जैन के घर पहुंच गईं, पूरे लाव लश्कर के साथ 20-25 मिनट रहीं, बेसमेंट से एंट्री ली और बाहर आईं तो हाथ में एक हरे रंग का फोल्डर था। आरोप लगाया कि ईडी वाले हमारी पार्टी के डॉक्यूमेंट्स, हमारी पार्टी के दस्तावेज, हार्ड डिस्क और कैंडिडेट लिस्ट लेकर के जा रहे थे। मैंने जो सुना उसका फॉरेंसिक टीम आया था, उन्होंने ट्रांसफर कुछ किया, लेकिन क्या वो बोलता है अभी जो है, ये बोलता है नहीं हम नहीं किया, लेकिन हम देखता है हमारा हार्ड डिस्क ले लिया, हमारा फाइनेंशियल पेपर ले लिया, हमारा पॉलिटिकल पेपर ले लिया। फाइनेंशियल पेपर हमारा जो पॉलिटिकली रिलेटेड है ये हम इनकम टैक्स में सबमिट करते हैं। दिस द पॉलिटिकल सिस्टम। हमारा बैंक अकाउंट है, सब कुछ है। इसका बाद में भी बीजेपी इतना बड़ा डाकू है जिसका पास एक भी पैसा नहीं था, अभी हजारों लाखों करोड़ का संपत्ति हुआ है। एक आदमी को तो सीबीआई ने नहीं पकड़ा, ईडी नहीं पकड़ा। बंगाल में तो इसको इतना गद्दार है, जो बड़ा डाकत है, एक का खिलाफ में कोई सीबीआई नहीं हुआ। आप अगर हमारा सब लूट कर लेगा, चीटिंग कर लेगा, छीन के लेगा, चुरा के लेगा, तो हम इसको कभी डाइजेस्ट नहीं कर पाऊंगी। साथ के साथ अपडेट्स आते रहे कि ईडी के छापों के खिलाफ आईपैक कलकत्ता हाईकोर्ट जहां पहुंची, तुरंत रेड रोकने की रिक्वेस्ट की। ईडी के हाईकोर्ट पहुंचने की खबर भी आ गई। वहीं प्रतीक जैन के परिवार द्वारा पुलिस में शिकायत दर्ज कराने की खबर भी आई। उनका आरोप है कि घर पर छापे के दौरान जरूरी कागजात चोरी कर लिए गए, ऐसा आरोप लगाया।
ईडी और आईपैक दोनों ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई हैं। पहले ईडी की याचिका की बात कर लेते हैं। सेंट्रल एजेंसी का कहना है कि उसकी कार्रवाई आराम से चल रही थी, अचानक से ढेर सारे पुलिस वालों को लेकर ममता बनर्जी आ गई। ईडी का दावा है कि ममता बनर्जी और उनके सहयोगियों ने बलपूर्वक दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स अपने कब्जे में ले लिए। इधर आईपैक के डायरेक्टर प्रतीक जैन की याचिका में कहा गया है कि ईडी ने रेड के बहाने कामकाज से जुड़े उनके अहम दस्तावेज चुरा लिए हैं। आईपैक की मांग है कि पश्चिम बंगाल चुनाव के मद्देनजर इन रेड्स पर रोक लगाई जाए। जानकारी ये भी है कि इन दोनों याचिकाओं पर कल यानी 9 जनवरी को सुनवाई हो सकती है। मामले से जुड़े अपडेट्स और भी हैं। मसलन तृणमूल कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने व्यापक स्तर पर विरोध प्रदर्शन किए हैं और ये विरोध प्रदर्शन आने वाले दिनों में जारी रह सकते हैं। उधर पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने और क्या किया? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधा, आरोप लगाया कि ये सब उन्हीं के कहने पर हो रहा है। तो ये ड्रामा जो था वो यहीं नहीं रुका। ममता आईपैक के सॉल्ट लेक वाले ऑफिस भी पहुंची, जहां टीएमसी के कार्यकर्ता भी जमा हो चुके थे। कोलकाता पुलिस के आला अधिकारियों को भी सक्रिय होना पड़ा। इस बीच ईडी का बयान आया, कहा गया कि संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों ने सरकारी कामकाज में बाधा डाली है, अपने पद का दुरुपयोग किया है। स्टेट बीजेपी के नेताओं ने भी इसी लाइन पर बयान दिए। पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी ने सीधे कहा कि ममता बनर्जी ने कार्रवाई में बाधा डाली, ईडी को चीफ मिनिस्टर पर एक्शन लेना चाहिए। আমি ইনভেস্টিগেশন এবং ইডির পার্টে ঢুকবো না, সরি। আমি মুখ্যমন্ত্রী যাওয়া, সিপি যাওয়াটাকে মনে করি অনৈতিক, অসাংবিধানিক, কেন্দ্রীয় সংস্থার তদন্তে সরাসরি বাধা দান মুখ্যমন্ত্রী এর আগেও করেছেন। রাজীব কুমারের বাড়িতে রেড হওয়ার সময় এবং তিনি 5 ঘন্টা ধর্ণা দিয়েছেন নিজাম প্যালেসে। আপনার যখন ফিরাদ হাকিম সহ বেশ কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করেছে, এটা মুখ্যমন্ত্রীর অভ্যাসের মধ্যে পড়ে। কিন্তু কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা তার যে সাংবিধানিক অধিকার আছে সেই অনুযায়ী যদি এই তৃতীয়বারেও এই মুখ্যমন্ত্রী এবং সিপির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা না নেন তাহলে কিন্তু পশ্চিমবাংলায় ভুল বার্তা যায়। तो ये ताज़ा अपडेट्स थे। जानकारों का कहना है कि ताज़ा छापेमारी केंद्र और ममता सरकार के बीच लंबी लड़ाई का लेटेस्ट चैप्टर है, नया अध्याय है। बीजेपी और टीएमसी के लिए पश्चिम बंगाल बहुत ज़रूरी है। ममता बनर्जी को अपना किला बचाना है, तो दूसरी ओर बीजेपी के सामने इस किले में सेंध लगाने की चुनौती है, जो वो कई वर्षों से कोशिश कर रही है। इस राज्य को अभी तक पार्टी जीत नहीं पाई है। देखिए, मैं इसके केस की मेरिट पर नहीं जाऊंगा कि आखिर क्या हुआ, कितने साल पुराना मसला था, क्यों हुआ इस वक्त में, लेकिन एक चीज़ है, इसके जो पॉलिटिकल इम्प्लिकेशंस हैं वो आप समझने की कोशिश करिए कि ये जो आज आईपैक के ऑफिस में रेड हुआ, उसका मतलब ये है कि जो भी स्ट्रैटेजी रही होगी टीएमसी के बिहाफ पर, जो आईपैक कर रही थी, जो डेटा रहे होंगे, जो सर्वे रहे होंगे, सारी जानकारी कहीं ना कहीं इस तरीके से अब सरकार के पास पहुंच सकती है। लेकिन जो लोग ममता बनर्जी को जानते हैं, जो एक फाइटर लेडी रही है, पिछले चुनाव में भी उन्होंने ये किया था, उसको कहते हैं ना कि आपदा को अवसर में कन्वर्ट करने के लिए ममता बनर्जी एक नैरेटिव बनाएंगी कि बीजेपी पहले से मानकर चल रही है कि हम हार रहे हैं, इसीलिए तमाम एजेंसियों का इस्तेमाल करेंगी, बीजेपी करने वाली है। वो बताएंगी कि आखिर उनको डर था, इसीलिए वो चाहते हैं कि हम किस तरीके से चुनाव लड़ना चाहते हैं, हमारे एजेंडा क्या होंगे, हमारे कौन से लोग इलेक्शन मैनेजमेंट में लगे हुए हैं। ये सब एक डर दिखा रहा है और इसी माहौल को लेकर के वो जनता के बीच जाएंगे कि बीजेपी कैसे घेरने की कोशिश कर रही है। और बंगाली बनाम दूसरा जो मसला है बाहरी का, वो तो उनके पास पहले से ही है। तो मुझे लगता है कि ममता को इस मामले में कमज़ोर नहीं समझा जाना चाहिए। वो मैदान में वापस लौटेंगी और पूरी ताकत के साथ, और हो सकता है जिस तरीके से वो लौटती हैं, बीजेपी को पिछले जो इतिहास रहा है उसमें बीजेपी को हर बार नुकसान ही उठाना पड़ा है। नंदीग्राम में एक घटना हुई थी, जो चोट लगी थी, और कैसे ममता ने उसको अपने लिए कैपिटलाइज कर लिया, ये सबके सामने है। बात आईपैक की भी कर लेनी चाहिए। ये एक पॉलिटिकल कंसल्टेंट फर्म है, इसके डायरेक्टर प्रतीक जैन है। अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ को चुनावी रणनीति, डेटा कैंपेन और वोटर आउटरीच में ये मदद करती रही है इतिहास में। आईपैक की शुरुआत 2013 में प्रशांत किशोर ने की थी, प्रतीक के साथ ही। प्रशांत किशोर के हटने के बाद इसकी कमान प्रतीक जैन के पास आ गई। आईपैक ने साल 2021 में टीएमसी के साथ काम किया था। कंपनी पिछले 12 बरस में 6 पार्टियों के लिए विधानसभा चुनाव की रणनीति बना चुकी है। मसलन 2015 बिहार विधानसभा चुनाव में जेडीयू के लिए, 2017 में पंजाब विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के लिए, 2017 उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव कांग्रेस के लिए, 2021 पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव टीएमसी के लिए, 2024 आंध्र प्रदेश विधानसभा चुनाव वाईएसआर कांग्रेस के लिए, 2020 और 2025 विधानसभा चुनाव में
आम आदमी पार्टी के लिए। आईपैक सबसे पहले तब खबरों में आई थी जब उसने 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के लिए कैंपेन डिजाइन किया था। वो पहला और आखिरी काम था भारतीय जनता पार्टी के साथ आईपैक का। 2024 के लोकसभा चुनाव में कंपनी टीएमसी से ही जुड़ी थी। कुल मिलाकर पश्चिम बंगाल में ये टेंशन सिर्फ पॉलिटिकल नहीं, देश के संघीय ढांचे को लेकर के भी एक सवाल खड़ा कर रही है। केंद्र सरकार के पास एजेंसीज हैं, वहीं राज्य सरकार के पास है पुलिस पावर, और जब तक ये टग ऑफ वॉर चलता रहेगा ड्रामा रुकने वाला नहीं है। इस बीच शाम को ममता बनर्जी ने एक प्रोटेस्ट कॉल किया। तो आगे जो भी होगा आपको बताएंगे। अब अन्य खबरों की बारी। पहली सुर्खी, क्या क्रेडिट जीवी टैरिफ पिपासु ट्रंप अब भारत पर 500% टैरिफ लगाने वाले हैं? क्या भारत और रूस की दोस्ती अमेरिका से देखी नहीं जा रही? और क्या टैरिफ का दबाव रूस से तेल खरीदी में कटौती के लिए मजबूर करेगा? इन सवालों और आशंकाओं को बल मिल रहा है अमेरिकी सदन में पहुंचे एक बिल से। इसका नाम है सैंक्शनिंग ऑफ रशिया एक्ट 2025। मकसद है उन देशों पर दबाव डालना जो रूस से सस्ता तेल खरीद रहे हैं, क्योंकि अमेरिका का मानना है कि इससे रूस को यूक्रेन युद्ध के लिए पैसा मिल रहा है। यानी भारत, चीन और ब्राज़ील जैसे देश अगर रूस से तेल, गैस या यूरेनियम खरीदते रहे तो उन पर कम से कम 500% टैरिफ लग सकता है। बिल को अमेरिका की दोनों बड़ी पार्टियों ने मंजूरी दे दी है। बिल को तैयार करने वालों में रिपब्लिकन पार्टी के सांसद लिंडसे ग्राहम और डेमोक्रेटिक पार्टी के सांसद रिचर्ड ब्लूमेंथल शामिल हैं। लिंडसे ग्राहम ने एक्स पर लिखा कि यह बिल ट्रंप को चीन, भारत और ब्राज़ील जैसे देशों पर एक बहुत बड़ा दबाव डालने की ताकत देगा। इससे वे सस्ता रूसी तेल खरीदना बंद कर देंगे जो पुतिन के यूक्रेन पर हमले को पैसा दे रहा है, उसको फाइनेंस कर रहा है। उम्मीद है अगले हफ्ते ही इस पर वोटिंग हो जाएगी। बिल से जुड़ी कुछ और अहम बातें जान लेते हैं। हर 90 दिनों में अमेरिकी राष्ट्रपति को ये तय करना होगा कि रूस पीस टॉक करने से इनकार कर रहा है या नहीं। अगर रूस ने इनकार किया तो उस पर बहुत सख्त पाबंदियां, सख्त सैंक्शंस लगेंगे। जो देश जानबूझकर रूस से तेल, गैस या यूरेनियम खरीदेंगे उनके सामान पर कम से कम 500% टैरिफ लगेगा। विदेशी बैंक और कंपनियां जो रूस के एनर्जी सेक्टर में लेन देन करेंगी उन पर भी सैंक्शंस लगाए जाएंगे। पुतिन समेत रूस के अधिकारियों और अमीरों की अमेरिका में संपत्तियां फ्रीज होंगी। रूसी शेयर्स को अमेरिकी एक्सचेंज से बैन किया जाएगा। रूस के एनर्जी सेक्टर में अमेरिकी निवेश पर रोक होगी। भारत रूस से तेल खरीदने के चक्कर में अमेरिका से एक्स्ट्रा 25% टैरिफ ऑलरेडी झेल रहा है। यूक्रेन से युद्ध शुरू होने के बाद से भारत रूस से सबसे ज़्यादा तेल खरीदने वाला देश बन गया था। पीक आया था जून 2024 में जब भारत हर दिन रूस से 20 लाख बैरल तेल खरीद रहा था। लेकिन आंकड़े गवाह हैं कि भारत ने रूसी तेल की खरीद अब कुछ कम कर दी है। दिसंबर 2025 में भारत का रूसी तेल आयात 3 साल में सबसे कम हुआ। अब ये घटकर 12 लाख बैरल प्रतिदिन चला गया है। ये गिरावट और आएगी। इसकी 2 वजह हैं। पहला, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सबसे बड़ी खरीदार रिलायंस इंडस्ट्रीज को जनवरी में कोई रूसी तेल डिलीवरी नहीं मिलने वाली है। दूसरी बात यह कि पोलैंड के विदेश मंत्री राडोस्लाव सिकोर्स्की ने एक कॉन्फ्रेंस में भारत के रूस से तेल खरीद को कम करने पर संतुष्टि जताई है। सिकोर्स्की ने ये बात भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर के सामने कही और उनके बाद जयशंकर ने अपनी बात भी रखी, लेकिन उन्होंने सिकोर्स्की के दावों को गलत नहीं बताया। अगली सुर्खी, कुत्ता हमेशा उस इंसान को सूंघ लेता है जो कुत्तों से डरता है। जैसे ही उसे पता चलता है कि सामने वाला डरा हुआ है वो हमला कर देता है। हम ये अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहे हैं। ये कहना है सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस विक्रम नाथ की बेंच का। बेंच ने आज 8 जनवरी को आवारा कुत्तों की समस्या से जुड़े मामले की सुनवाई की। साफ किया कि उसने सभी आवारा कुत्तों को सड़कों से हटाने का आदेश नहीं दिया था, केवल संवेदनशील सार्वजनिक स्थानों से उन्हें हटाकर शेल्टर होम्स में ट्रांसफर करने को कहा था। कोर्ट ने साफ किया कि मुद्दा कुत्तों को खत्म करने का नहीं है, कानून का सही तरीके से पालन करने का है। मामले में पेश हुए वरिष्ठ वकीलों ने भी कई अहम बातें रखी। सीनियर एडवोकेट नकुल देवन बोले कि समस्या एक दिन में खत्म नहीं हो सकती। कुत्तों के स्वभाव को देखते हुए ये जरूरी है कि उन्हें उसी जगह वापस छोड़ा जाए जहां से उन्हें पकड़ा गया था। उन्होंने कोर्ट को माइक्रो चिपिंग का भी सुझाव दिया। इस प्रोसेस में कुत्ते के शरीर में चावल के दाने जितनी छोटी इलेक्ट्रॉनिक चिप लगाई जाती है। चिप में एक यूनिक नंबर होता है जिसे स्कैन करने पर कुत्ते की पहचान, उसके मालिक की जानकारी, वैक्सीनेशन और नसबंदी का रिकॉर्ड मिल सकता है। कोर्ट ने पूछा कि क्या पेट डॉग्स के लिए ये अनिवार्य रूप से लागू हो रहा है। कई जगहों पर एबीसी सेंटर्स की कमी, बजट की समस्या और नगर निकायों की लापरवाही को लेकर के शिकायतें उठी। अचानक कुत्तों को हटा देने से चूहों की संख्या बढ़ने का खतरा भी बताया गया। कोर्ट ने कहा कि असल समस्या है मौजूदा एबीसी नियमों का सख्ती से पालन नहीं होना। एबीसी नियम यानी एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स, जिसका मकसद आवारा कुत्तों, स्ट्रे डॉग्स की आबादी को नियंत्रित करना और रेबीज जैसी बीमारियों को
रोकना है। कोर्ट का जोर इस बात पर है कि वैक्सीनेशन और स्टरलाइजेशन के जरिए मानवीय तरीके से स्ट्रे डॉग्स की संख्या को कंट्रोल किया जाए, न कि नियमों को कमजोर किया जाए। मसले पर सुनवाई 9 जनवरी को भी जारी रहेगी। आज का ललन टॉप शो यहीं तक। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया, शुभ रात्रि। मौसम ठंडा हो सकता है मगर मस्ती ठंडी नहीं होनी चाहिए। नए साल में रजाई में कुनकुनाते हुए दुबकना नहीं है। शुरुआत होगी बहुत सारे फन के साथ। दिन होगा शनिवार का 10 जनवरी 2026 को आपके फेवरेट स्टार्स के साथ। पटना के बापू सभागार में जमेगा ललन टॉप का बिहार अड्डा। खेली जाएगी क्विज, आएगा बहुत मजा। और यहाँ आने के लिए आपको सिर्फ फ्री में रजिस्ट्रेशन कराना है। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? thelalantop.com पर जाइए, बैनर पर क्लिक कीजिए और आ जाइए बिहार अड्डा में।